हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही स्वागत है हमारी महा सीरीज के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत हम आपकी तैयारी को एकदम रणनीतिक बनाने के लिए स्ट्रेटजिक और हॉलिस्टिक हेतु एक महासीरीज चलाई जा रही है, बिल्कुल निःशुल्क। जो भी देखना चाहते हैं, बिल्कुल बस हमारा एक ही टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा हो। इसलिए दोस्तों, इस महासीरीज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने हेतु आपको इन वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। दोस्तों, बिल्कुल एक एक चीज़ को बेसिक से कॉन्सेप्ट के साथ आपको तैयार किया जाएगा। इस महासीरीज के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जा रही है दोस्तों, जिसमें आप देख सकते हैं एक तो पूरा सिलेबस जो एक कोचिंग करवाती है, हम भी अपने लेवल पर उसको करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। जिसमें अभी पॉलिटी चल रही है दोस्तों, हिस्ट्री के कुछ वीडियो हमने बता दिए हैं, इकोनॉमी की भी वीडियो दे दिए, और ज्योग्राफी, इनके वीडियो हमने बेसिक बेसिक कुछ वीडियो प्रोवाइड करवा दिए। लेकिन पॉलिटी वाला पार्ट है काफ़ी हो चुका है। और दोस्तों, इनके अलावा सारे सब्जेक्ट तो पढ़ाएंगे, प्री के क्वेश्चन भी, प्रीवियस ईयर के प्री के क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व करवा रहे हैं। उनके बहुत सारे वीडियो हिस्ट्री और ज्योग्राफी के आ चुके हैं। इसके अलावा मेंस के क्वेश्चन है, उसके लिए भी आपकी डेली आंसर राइटिंग के लिए हम क्वेश्चन डालते हैं। तो क्वेश्चन है उनको आपके साथ डाला जाता है ताकि आप आंसर लिखें, और आंसर राइटिंग का एक ग्रुप है, उसमें आप अपने आंसर को शेयर कर सकते हैं, वहाँ आंसर चेक हो जाता है। इसके अलावा जैसे ही कोई टॉपिक खत्म होता है दोस्तों, हम उसके क्वेश्चन बना देते हैं जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, आपकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो चाहे कॉन्सेप्चुअल इन्फॉर्मेशन हो, सारी चीज़ें आपको अच्छे से तैयार हो जाएगी, बशर्ते शर्त एक, कंडीशंस एक ही है कि अच्छे से इन चीज़ों को फॉलो करें। जब आप अच्छे से पढ़ोगे, इनको अनुसरण करेंगे, तभी इनका फायदा हो पाएगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको देखें, वीडियो को अंत तक देखें, तभी समझ पाएंगे चीज़ें। और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी अगर कोई भी देखेगा, डेफिनेटली उन क्वेश्चनों का आंसर देने में वो अपने आप को सक्षम पाएगा। तो आज हमारी इस पॉलिटी की महासीरीज के अंतर्गत आज हम आगे बढ़ते हुए फेडरेशन सिस्टम को हम पढ़ रहे हैं। उसी फेडरेशन सिस्टम में हम इमरजेंसी प्रोविजन पढ़ लेते हैं, क्योंकि फेडरेशन सिस्टम से इमरजेंसी जो प्रोविजन है वो फेडरेशन सिस्टम से प्रभावित होते हैं, यानी इमरजेंसी प्रोविजन है उनसे फेडरेशन सिस्टम प्रभावित होता है। इसलिए इस टॉपिक को हम यहीं खत्म कर लेते हैं, ये अलग से टॉपिक होता है। यहाँ से प्री के सवाल तो आते ही आते हैं, मेंस के क्वेश्चन भी कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ के आते हैं। और दोस्तों, जीएस 2 के क्वेश्चन आपको पता ही ऐसे आते हैं कि हवा में नहीं लगती कई बार। तो इसलिए आज हमारा टॉपिक होगा इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी जो प्रोविजन है वो हमारा आज टॉपिक है, और ये हमारे संविधान के अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसका जो पार्ट है वो 18 है ना। और अनुच्छेद की बात करें तो आर्टिकल 352 से लेकर के 360 तक इनकी व्यवस्था की गई है इमरजेंसी प्रोविजन की। इस इमरजेंसी प्रोविजन को आखिर रखने की क्या जरूरत थी? पहली बात तो यह है कि जरूरत क्यों थी, क्यों जरूरत थी? तो जरूरत का एक मेन कारण तो दोस्तों ये था कि जैसा कि आपको पता है कि भारत एक विविधतापूर्ण देश है, और दूसरी, भारत ने संघात्मक ढांचे को अपनाया है। तो संघात्मक ढांचे के अंतर्गत विविधतापूर्ण होने के साथ साथ भारत के जो पड़ोसी हैं उनके साथ भी भारत का व्यवहार, भारत की जो दोस्ताना व्यवहार है वो भी ज़्यादा उचित नहीं रहता। तो पड़ोसियों की स्थिति हो, जोग्राफिकल सिचुएशन हो, या डाइवर्सिटी हो, या पॉलिटिकल रूप से हमारा सिस्टम फेडरेशन हो, कई कारणों की वजह से हमें कुछ ऐसे प्रोविजन भी डालने पड़े कि अगर कोई इमरजेंसी उत्पन्न हो तो उसमें तुरंत डिसीजन लिया जा सके। उस इमरजेंसी से, मतलब कोई आपातकालीन स्थिति आए तो उसमें किस तरीके से त्वरित डिसीजन लिया जाए, किस तरीके से त्वरित डिसीजन ले सके, ताकि हम दूसरा उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारे यहाँ भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 18 के अंतर्गत आपातकालीन प्रोविजनों की व्यवस्था की गई थी। ये जो थोड़ा सा इनका बेसिक बैकग्राउंड है। अब देखते हैं कि आपातकालीन प्रोविजन हमारे यहाँ तीन प्रकार के आपातकालीन प्रोविजन है, तीन प्रकार के आपातकाल हमारे यहाँ। एक है नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, जो है आर्टिकल अनुच्छेद 352 में। स्टेट पीसीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेशनल इमरजेंसी कहाँ है। दूसरा है संवैधानिक असफलता हो जाती है राज्य में, या हम कह सकते हैं राष्ट्रपति शासन, या राज्य में आपातकाल, इसको कई नाम से जानते हैं। तो ये है आर्टिकल 356 में।
और तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी ये है आर्टिकल अनुच्छेद कितने में होगा 360। तीन प्रकार की इमरजेंसी भारतीय संविधान में है। हमें यह पढ़ना है कि जब भी आप कोई भी इमरजेंसी पढ़ो तो उसमें एक चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि इनके क्या क्या मेन प्रोविजन है, क्या क्या इनसे प्रभाव होता है। तो वो सारी चीजें हम अच्छे से इनमें पढ़ेंगे और उसमें संसद का क्या रोल रहता है, ताकि आप प्री के क्वेश्चन भी किसी प्रकार से स्किप ना करें। कोई भी क्वेश्चन इमरजेंसी से जुड़ा हुआ आपका प्री का गलत नहीं होगा यदि आपने इसको सही से पढ़ा। सबसे पहले दोस्तों नेशनल इमरजेंसी को पढ़ते हैं हम, ठीक है ना। ये आर्टिकल 352 में ये व्यवस्था की गई है नेशनल इमरजेंसी की। लेकिन नेशनल इमरजेंसी की कंडीशंस क्या है? नेशनल इमरजेंसी की है कि राष्ट्रपति की पूर्ण संतुष्टि, ध्यान रखना ये शब्द समझना दोस्तों, राष्ट्रपति यदि किसी चीज से फुली सेटिस्फाइड हो जाए और राष्ट्रपति की पूर्व सहमति हो जाए कि युद्ध की आशंका बनी हुई है, अगर कोई एक्सटर्नल अटैक होने वाला है या कोई विद्रोह होने वाला है, सशस्त्र विद्रोह होने वाला है, राष्ट्रपति इनमें से किसी एक के आधार पर या दो के आधार पर या तीनों के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो दोस्तों इमरजेंसी की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और यह आपको पता है कि राष्ट्रपति हमारा जो प्रेसिडेंट है वो कोई भी काम करेगा वो मंत्रिपरिषद की सहमति से ही करेगा। तो राष्ट्रपति जब पूर्ण संतुष्ट हो जाए, राष्ट्रपति को लगे ये स्थिति बनी हुई है, इनमें से या तो तीनों या कोई भी एक या दो, कोई भी सिचुएशन बनी है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति इनके आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। लेकिन राष्ट्रपति कोई भी काम करेगा वो मंत्रिपरिषद की सहमति से करेगा। दोस्तों मूल संविधान में अगर हम देखें तो इतनी बात लिखी कि राष्ट्रपति सहमति से करेगा। ये काम कैसे करेगा? राष्ट्रपति है वो मंत्रिपरिषद की सहमति से करेगा। लेकिन 1975 के दौरान आपने देखा होगा जो हमारा इमरजेंसी लगा था, उस इमरजेंसी का एक तरह से मिसयूज टाइप में कहा जाता है कि मिसयूज हुआ था। तो इसलिए चूंकि उसमें क्या हुआ था कि मंत्रियों से तो पूछा भी नहीं गया, रात रात में इमरजेंसी लागू हुई, इसलिए इसमें 44वें संविधान संशोधन करके बोला गया कि मंत्रिपरिषद की जो सहमति है वो कैसी होनी चाहिए? लिखित सहमति। ये ध्यान रखना है, मूल संविधान में लिखित सहमति का प्रोविजन नहीं था, 44 अमेंडमेंट के अंतर्गत लिखित सहमति का प्रोविजन किया गया था। तो अगर हम बात बोले तो पहली कंडीशन है कि किस तरीके से इसका डिक्लेरेशन होता है। तो तीन सिचुएशन है, उनमें से किसी एक सिचुएशन के आधार पर भी ये लागू होता है और उनमें से कोई भी सिचुएशन इंप्लीमेंट होती है तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की लिखित सहमति से इसको क्या करता है? अनाउंस करता है। पहले लिखित सहमति नहीं थी, अब लिखित सहमति की जरूरत है। 44वां संविधान संशोधन के बाद ये प्रोविजन जोड़ा गया। दूसरा, ये तो हो गया डिक्लेरेशन, ये तो घोषणा हो जाती है कि भाई आज से भारत में इमरजेंसी लागू हो गई। लेकिन जैसे इमरजेंसी लागू होती है इसके एक महीने के अंदर अंदर दोनों सदनों में इसको विशेष बहुमत द्वारा पारित करवाना पड़ेगा। एक महीने के अंतर अंतर, ध्यान रखना, विद इन 1 मंथ दोनों हाउस में ये विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। अगर ये विशेष बहुमत से पारित हो जाता है तो ये इमरजेंसी बनी रहेगी, अगर ये विशेष बहुमत से पारित नहीं होता तो ये इमरजेंसी रद्द हो जाएगी। ये चीज आपको ध्यान रखना। और विशेष बहुमत का मतलब तो आप जानते हैं दोस्तों, सदन के कुल सदस्य संख्या का बहुमत यानी कि 273 प्लस उपस्थित या मतदान देने वाले सदस्यों का 2/3। इनमें से ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तब जाकर के वो विशेष बहुमत में शामिल होता है। विशेष बहुमत है यानी कि मेजोरिटी के बहुत सारे प्रोविजन है अलग अलग टाइप के, वो हम अलग से देखेंगे। अभी सिर्फ आपको विशेष बहुमत की कंडीशन याद रखेंगे। तो दो चीज आप समझ होंगे, एक कंडीशंस कौन सी है इसको इंप्लीमेंट करने की, और दूसरा इसमें क्या है कि इसको बनाए रखने के लिए क्या करना होगा। तो संसद के दोनों सदनों का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इसको संपूर्ण भारत में लागू कर सकते हैं, किसी क्षेत्र में लागू कर सकते हैं। मूल संविधान में यह लिखा था कि राष्ट्रीय आपातकाल पूरे भारत में एक साथ लागू होगा। लेकिन आप बताओ, अगर हमारा युद्ध मान लें पाकिस्तान से हुआ है तो जम्मू कश्मीर इफेक्टिव है, राजस्थान इफेक्टिव है, नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र इफेक्टिव थोड़ी होगा, साउथ का क्षेत्र इफेक्टिव थोड़ी होगा, तो फिर हम नॉर्थ ईस्ट में क्यों इमरजेंसी लागू करें? इसलिए बोला गया कि जहां जरूरत है उसी क्षेत्र में इसको लागू किया जा सकता है, तो किसी भी क्षेत्र में इसको लागू कर सकते हैं। 44वां संविधान संशोधन में ये प्रोविजन भी जोड़ा गया। पहले क्या था, पूरे भारत में एक साथ लागू होगा, अब क्या है कि केवल जहां जरूरत है वहीं लागू किया जा सकता है, ठीक है।
संसद का क्या कंट्रोल है दोस्तों? संसद का कंट्रोल है कि एक तो ये इसका रिकमेंडेशन जब आएगी तो अनुमोदन होना, तब तक संसद के ये दोनों सदन पास नहीं करेंगे तब तक ये कभी भी सस्टेन नहीं रह पाएगा 1 महीने से ज्यादा। इसलिए संसद का कंट्रोल इस पर ज्यादा है। सरकार खुद अपने लेवल पर हो सकता है इसको लागू करवा देती है, मंत्रिपरिषद की सहमति से लागू करवा देती है, लेकिन सरकार को संविधान में पारित करवाना ही पड़ेगा। 1 महीने के अंतर्गत उसे सदन में पारित करवाना पड़ेगा। पहले बार एक बार पारित करवाने पर 6 महीने रहेगा और इसको दोबारा बढ़ाने के लिए फिर पारित करवाना पड़ेगा। तो 6-6 महीने बढ़ा करके इसको सस्टेन किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन हर बार सदन में, संसद में इसको पारित करवाना पड़ेगा और वो भी 2/3 बहुमत से, विशेष बहुमत से, ठीक है। ये चीज है, ये तो हो गया इसको लागू करने की चीजें। इसके अलावा अब इसकी बात करते हैं समाप्ति की। समाप्ति की 2 कंडीशन दोस्तों। पहले कंडीशन क्या थी? पहले ये थी कि केवल राष्ट्रपति ही इसको समाप्त कर सकता है। राष्ट्रपति को लगे तो केवल राष्ट्रपति ही इसको क्या करेगा? समाप्त करेगा। राष्ट्रपति, केवल राष्ट्रपति ही इसको क्या करेगा? समाप्त करेगा। लेकिन 44वें संविधान संशोधन में ये बोला गया कि भाई राष्ट्रपति, कई बार क्या होता है कि राष्ट्रपति सरकार का होता है, ऑब्वियसली राष्ट्रपति किसके माध्यम से करेगा? वो मंत्रिपरिषद की सहमति से करेगा। जैसे अगर मैं बोलूँ इसमें क्या दिक्कत आती थी, पहले संविधान में था कि राष्ट्रपति करेगा, लेकिन दिक्कत क्या आई थी? 1975 में जो इमरजेंसी लागू की गई थी वो पहली बात तो राष्ट्रपति द्वारा की गई थी और उसमें मंत्रिपरिषद की कोई लिखित सहमति नहीं थी और राष्ट्रपति द्वारा अनाउंस कर दिया गया था। किसके कहने पर? प्राइम मिनिस्टर के कहने पर। इससे क्या हुआ? अब ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर सस्टेन करना, प्राइम मिनिस्टर कोई भी सत्ताधारी दल है, कोई भी सरकार होगी, वो चाहे देश में राष्ट्रीय आपातकाल बना रहे, क्योंकि सरकार की शक्ति आपातकाल में ज्यादा बढ़ जाती है, तो हर कोई शक्ति बढ़ाना चाहेगा। इसी स्थिति में सरकार कभी भी इसको, ज्यादातर सरकारें इसको कभी भी कम नहीं करना चाहिए। तो पहले किसके पास था इसको समाप्त करने का प्रोविजन? राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति किसकी सहमति से काम कर रहा है दोस्तों? मंत्रिपरिषद की सहमति से। और मंत्रिपरिषद कभी नहीं चाहिए इसको समाप्त किया जाए, इसीलिए इसका मिसयूज हो रहा था। अनावश्यक सिचुएशन में भी राष्ट्रीय आपातकाल बना हुआ था, इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए बोला गया कि नहीं, 44वें संविधान संशोधन में बोला गया कि नहीं, अब राष्ट्रपति तो कर सकता है लेकिन लोकसभा भी सामान्य बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देगी तो इसको समाप्त किया जा सकता है। ध्यान रखना, रोस्ट अब समाप्ति लोकसभा, केवल लोकसभा, ध्यान रखना, राज्यसभा की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल लोकसभा अगर सामान्य बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देगी तो भी यह संशोधन समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार की प्रोसेस है दोस्तों। अब इसमें 2-3 चीज समझनी है आपको ताकि आप कंफ्यूज ना हो, प्री के लिए थोड़ा जरूरी है। इसलिए देखो, मूल संविधान में क्या था वो देखना है हमें, और 44वें संविधान संशोधन में क्या संशोधन किया, ये चीज है। पहली बात, अगर सहमति की बात थी पहले, तो पहले लिखित नहीं थी, अब क्या कर दिया इन्होंने? लिखित सहमति होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा संशोधन ये किया कि पहले केवल राष्ट्रपति इसको समाप्त कर सकता था, अब इसको लोकसभा भी सामान्य बहुमत से कर सकती है, ठीक है। इसके अलावा पहले यह था कि पहले संपूर्ण भारत में एक साथ लागू होता था, अब 44वें संविधान संशोधन बोल दिया कि नहीं, किसी भी क्षेत्र में इसको लागू किया जा सकता है। कंफ्यूज मत होना, इसलिए इनको मैं बाइफरकेट करके बता रहा हूं, कभी भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसके अलावा पहले ये था, एक शब्द और जोड़ा है, पहले हमारे यहां था, इसकी तीसरी कंडीशन ये थी पहले कि आंतरिक अशांति के आधार पर इसको लागू कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आंतरिक अशांति, क्योंकि लोकतंत्र में आंदोलन वगैरह तो होते रहेंगे, क्योंकि लोकतंत्र की पहचान है, ठीक है ना। और छोटे मोटे आंदोलन हो रहे हैं और वो अहिंसक आंदोलन है तो उनको बने रहना चाहिए, उस टाइम इमरजेंसी को लागू करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन 1975 में इमरजेंसी का ये प्रोविजन का मिसयूज किया गया था, इसलिए इसको स्ट्रिक्ट बनाने के लिए बोला कि जब तक सशस्त्र विद्रोह न हो तब तक राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं होगा। तो आंतरिक अशांति की जगह कौन सा शब्द जोड़ा? सशस्त्र विद्रोह, यानी कि हिंसक क्रांति। तो ये दोस्तों इसमें नए चेंजेस किए गए थे 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको ये चीज याद होनी चाहिए। अब कोई भी कंडीशन यहाँ से बचेगी नहीं, अब कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप छोड़ दें, आसानी से उसको सही कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, लेकिन हर संशोधन का कारण आपको पता होना चाहिए कि यह संशोधन क्यों किया गया। अगला दोस्तों, अगर इसका प्रभाव की हम बात करें, इफेक्ट, सबसे बड़ी बात है इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। तो दोस्तों अगर चुनावों की बात करें तो चुनावों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1974 में जो चुनाव, 1974 में इमरजेंसी लागू थी तब गुजरात विधानसभा में चुनाव हो चुके थे।
तो इनफैक्ट कोई भी प्रभाव चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चुनाव, ठीक है ना, चुनाव बने रहेंगे। दूसरा, अगर मौलिक अधिकारों की हम बात करें, देखो जब भी अगर हमसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव क्या क्या है, मुद्दे बाई मुद्दे बताओ। जैसे चुनाव प्रणाली पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मौलिक अधिकारों पे हाँ प्रभाव पड़ेगा। आर्टिकल 358 और 359 तीनों को दोनों को पढ़ना है आपको दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान से। आर्टिकल 358 दो कंडीशनों में से यदि राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ हो, दो कंडीशन क्या है, बाह्य आक्रमण और युद्ध। दोस्तों बाह्य आक्रमण युद्ध का मतलब समझो, आपको पता है एक्सटर्नल अटैक की मैं बात करूं तो इसका मतलब जैसे रूस और यूक्रेन का जो अटैक चल रहा है उसको बोलते हैं बाह्य आक्रमण। दो देशों में युद्ध की स्थिति बनी हुई है, सॉरी, बाह्य आक्रमण मतलब कोई हम पे अटैक कर दे, और युद्ध का मतलब कोई बाह्य स्थिति में युद्ध चल रहा हो, वो जो है युद्ध में हम शामिल हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते, लेकिन उसका प्रभाव हम पे पड़ता हो। तो दो सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं आर्टिकल 358 में। 358 में दो सिचुएशन, पहली बाह्य आक्रमण और युद्ध। और यदि बाह्य आक्रमण और युद्ध के आधार पर अगर हमने राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा की है तो आर्टिकल 19, ध्यान रखना, आर्टिकल 19 स्वतः सस्पेंड हो जाएगा। मौलिक अधिकारों पर सबसे बड़ा प्रभाव ये पड़ेगा कि अगर हमने बाह्य आक्रमण या युद्ध में से किसी सिचुएशन के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है तो आर्टिकल 19 क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। आर्टिकल 19 का आप यूज नहीं कर पाओगे स्वतः। इसके लिए ना तो राष्ट्रपति को नोटिफिकेशन लाने की जरूरत पड़ेगी, कुछ भी नहीं लानी पड़ेगी, ठीक। नेक्स्ट है आर्टिकल 359, क्या कहता है कि अगर तीनों कंडीशन, ध्यान रखना, या तो सशस्त्र विद्रोह या बाह्य आक्रमण या युद्ध, अगर इसका यूज करके आर्टिकल 359 का यूज करके यदि इमरजेंसी घोषित की गई है तो आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित नहीं होगा। फिर बोल रहा हूं, अगर 359 की ये कंडीशंस यूज की गई है, ध्यान रखना, वहां इमरजेंसी का कंडीशन लेते हैं, हमने 358 की यूज की है, 359 की, तो अगर 359 की यूज की है तो आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित नहीं होगा। ध्यान रखना ये बात, बल्कि राष्ट्रपति को इसके लिए घोषणा करनी पड़ेगी कि मैं आर्टिकल 19 को निलंबित कर रहा हूं, और राष्ट्रपति ऐसी घोषणा करेगा तो उसको मंत्रिपरिषद की सलाह भी लेनी पड़ेगी, ठीक है। और 44वें संविधान संशोधन में बोला गया कि 20 और 21, दोस्तों 20, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 किसी भी सिचुएशन में निलंबित नहीं रहेंगे, ये हमेशा बने रहेंगे, क्योंकि दो आर्टिकल है, एक तो आपके जीवन का अधिकार और एक आपको पुलिस से सुरक्षा देने वाला अधिकार, गिरफ्तारी संबंधित या गिरफ्तारी से संबंधित। दोस्तों सबसे बड़ी ये दो आर्टिकल है, ये बहुत जरूरी है, इनको हमेशा आपातकाल में बनाए रखा जा सकता है, क्योंकि होता क्या है कि जब भी इमरजेंसी लागू होती है विपक्ष को दबाया जाता है। हमेशा लोकतंत्र में सबसे बड़ा यही काम किया जाता है, विपक्ष को दबाया जाता है। और जब विपक्ष को दबा करके क्या करते हैं, ये इस आर्टिकल, अगर हम आर्टिकल 21 को उल्लंघन, मतलब सस्पेंड, आर्टिकल 20 को सस्पेंड कर दे तो उनको तुरंत गिरफ्तार कर लेंगे, क्योंकि आर्टिकल 20 में आपको गिरफ्तारी से रिलेटेड अधिकार दिए गए हैं कि कोई आपको बेकाम में गिरफ्तार नहीं कर सकता। लेकिन जब आपका 20 ही चला जाएगा तो कोई वैसे भी गिरफ्तार करके चला जाएगा, इसलिए इनको बनाए रखा। बोला गया कि 44 संविधान, पहले ये था कि इनको सस्पेंड कर दिया इसलिए सबको पकड़ के ले गए। आपने सुना होगा 1975 की इमरजेंसी में सारे बड़े बड़े नेताओं को रात में ही गिरफ्तार कर लिया गया था, क्योंकि उनका ये आर्टिकल तो समाप्त हो ही चुका था। 44वें संविधान संशोधन बोला कि नहीं, किसी भी सिचुएशन में 20 और 21 कभी भी सस्पेंड नहीं रहेंगे, हमेशा बने रहेंगे। कोई व्यक्ति इनको लेकर के अपनी रिट लगा सकता है संविधान में और सुप्रीम कोर्ट में, और रिट लगा करके वो इनकी सुरक्षा मांग सकता है, अर्थात इमरजेंसी में भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार बने रहेंगे। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। और आर्टिकल, अब ये चीज बेसिक सी, मैं ये तो होगी आपकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, और मैंने एक एक चीज को आपको बता दिया कि क्या क्या इसका प्रभाव पड़ेगा मौलिक अधिकारों पर। तीसरा, अगर इसकी प्रभाव की मैं बात करूं, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ये कि हमारे फेडरेशन सिस्टम पे क्या पड़ेगा। क्वेश्चन तो यहां से घूम के आ रहा है। तो फेडरेशन सिस्टम पे सबसे बड़ा प्रभाव है कि जो हमारा संघात्मक ढांचा है वो समाप्त हो जाएगा, निलंबित हो जाएगा, समाप्त नहीं, निलंबित हो जाएगा, यानी कि किसमें तब्दील हो जाएगा, एकात्मक। यानी कि अब संसद किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, संसद किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, खोल सकती है, उसके पास आ जाएगी। हाँ, सीएम और विधानसभाएं बनी रहेंगी, यानी कि देखो विधानसभा, यानी कि विधानसभाएं भी कानून बनाती रहेंगी, लेकिन यदि संसद को जरूरत पड़ी तो वो राज्य के विषय पर भी कानून बना सकती है, उसको शक्ति मिल जाती है। सीएम भी बने रहेंगे, विधानसभाएं बनी रहेगी, सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन संसद को अगर कोई त्वरित डिसीजन लेने के लिए कोई कानून की जरूरत पड़ी तो वो राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है, ठीक है। तो क्या करेगी संसद, राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, ठीक है ना।
सीएम और पीएम बने रहेंगे, लेकिन सीएम को आदेश मानने पड़ेंगे कहाँ के, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके आदेश मानने पड़ेंगे। गवर्नर के पास इस दौरान थोड़ी शक्ति ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि गवर्नर के माध्यम से सरकार को काम करेगी और एकात्मक शासन स्थापित हो जाए। कैसे? संघ सरकार राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। संघ सरकार मतलब संसद। संघ सरकार दिशा निर्देश दे सकती है आर्टिकल 356 के अंतर्गत। वित्तों की जो राज्यों की जो वित्तीय स्वायत्ता है, अगर जरूरत पड़ी तो राज्यों की जो फाइनेंसिंग चीज़ है उसको भी कम कर सकती है, और करों का विभाजन होता है उसको भी सस्पेंड कर सकती है, क्योंकि इमरजेंसी में अगर करों की जरूरत पड़े तो करों का विभाजन, यानी कि राज्यों को जो केंद्र सरकार कर का विभाजन करके देती है उसको मना भी कर सकती है। इस आधार पर यह है कि भारत में शासन कैसा स्थापित हो जाता है, एकात्मक शासन। इमरजेंसी के प्रोविजन में भारत में एकात्मक शासन की व्यवस्था हो जाती है। ये मेन मुद्दे हैं जिनके इस पर पड़ता है प्रभाव, राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव। तो जब भी आपको राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 पढ़ना है तो उसको अच्छे से पढ़ना। अब मैंने आपको दोस्तों आर्टिकल 352 क्या है, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, उसकी प्रोसीजर क्या है और उसके इफेक्ट क्या है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन आपसे बचा हुआ, ठीक है। अगला जो इमरजेंसी है वो हम दूसरी थी राष्ट्रीय राज्यों में राष्ट्रीय आपातकाल, लेकिन वो थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसलिए उसको बाद में पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360 के अंतर्गत। आर्टिकल 360 के अंतर्गत अगर बात करें तो वो है हमारे वित्तीय आपातकाल की स्थिति। पहली बात, सब भी आप क्वेश्चन पता है वित्तीय आपातकाल क्या है। तो वित्तीय आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, लेकिन उसके दो बेस है, दो कंडीशंस। देखो ये कंडीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंडीशन ये है कि दो स्थिति, एक तो वित्तीय स्थिरता पर खतरा हो। वित्तीय स्थिरता पर खतरा मतलब हमारी जो ग्रोथ है वो लगातार डिक्लाइन हो रही है, उसमें वृद्धि दर नहीं हो रही, हमारी जीडीपी माइनस में जा रही है, इससे हमारी स्थिति आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं वित्तीय स्थिरता को खतरा। या तो जैसे कोविड-19 के दौरान कई बार बोला गया कि भारत इमरजेंसी की कई देशों ने लगाई थी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, कि कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन लग चुका था, आर्थिक क्रियाकलाप डाउन हो चुके थे, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में लगाया गया कि वित्तीय इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो एक तो यह कि फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है होनी चाहिए, जैसे ग्रोथ बनी होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति अगर नहीं है और इकोनॉमी लगातार डाउन जा रही है तो भी फाइनेंशियल सिचुएशन पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। दूसरा, वित्तीय साख, यानी कि आपकी साख सृजन क्षमता, यानी कि आपकी लोन लेने की क्षमता, यानी कि आपकी विनिमय की क्षमता। जैसे आपने देखा होगा हाल फिलहाल श्रीलंका में, तो श्रीलंका में जितनी उसकी जीडीपी है उससे ज्यादा उसका लोन था। तो आपकी साख क्षमता क्या है कि आपकी इनकम आपकी लोन से ज्यादा हो। जब तक आपकी इनकम आपकी लोन से ज्यादा है, जब तक आपकी क्षमता इतनी है कि कोई भी आपको लोन दे सकता है, तब तक की सिचुएशन सही है। लेकिन सिचुएशन आपकी ऐसी आ जाए कोई लोन देने से मना कर दे, कब देगा? जब आप किसी भी व्यक्ति से लो, यदि आपकी इनकम है तो कोई भी आपको लोन दे देगा, लेकिन यदि आपकी इनकम कम है और आपकी लायबिलिटी ज़्यादा है तो आपको लोन नहीं देगा। तो आपकी लायबिलिटी अगर ज़्यादा हो गई तो ऐसी स्थिति में आपकी जो साख है, क्रेडिबिलिटी है, जो क्रेडिट है, आपकी जो क्रेडिबिलिटी रहती है, साख है, वो एकदम आपकी कमजोर हो जाती है। तो वो सिचुएशन है हमारी। इन दो सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। साख का मतलब क्रेडिबिलिटी, है ना। और इसका मतलब यह है कि आप जैसे अगर 1991 में इंडिया के समक्ष एक सिचुएशन आई थी, क्योंकि आई हमारे पास जो बीओपी बैलेंस है वो माइनस जा रहा था, हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार माइनस मतलब खत्म हो चुका था। तो व्यापार के लिए अब हमें चाहिए था पैसा, लेकिन कोई उस टाइम में देने को तैयार नहीं था। ऐसी स्थिति में आईएमएफ ने हमें दिया। अगर आईएमएफ भी नहीं देता तो हमें वित्तीय इमरजेंसी घोषणा करनी पड़ सकती थी, ठीक है। तो वित्तीय साख का मतलब आपकी इतनी इमेज, मतलब अगर जनरल लैंग्वेज में बताऊँ, इमेज कितने कोई आपको उधार दे, है ना। तो वही बात है, आपको पता है कि किसको कोई भी व्यक्ति उधार देगा, किसको देगा, जिस जो चौका पाएगा उसी को उधार देगा। और जब आपकी चौका पाने की क्षमता ही नहीं है तो आपको कौन उधार देगा। तो अगर दो सिचुएशन हो जाए तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं वित्तीय फाइनेंशियल इमरजेंसी के अंतर्गत। तो बात वित्तीय इमरजेंसी घोषित की जा सकती है इसके आधार पर, कोई भी एक हो या दोनों, ठीक है ना। इसकी कोई अधिकतम सीमा नहीं है, इसको इमरजेंसी करके अधिकतम कितने भी टाइम तक के लिए बनाए रखा जा सकता है। अब देखो, कभी भी आप 2-3 इमरजेंसी में कंपेयर करो, उसकी सीमा थी 6 मंथ, एक बार इंप्लीमेंट करने पर 6 मंथ रहेगी, फिर दोबारा रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी, दोबारा संसद से उसको पास करवाना पड़ेगा, फिर 6 मंथ, फिर दोबारा करवाना पड़ेगा, फिर ऐसे करके उसको बढ़ाया जाता है। इसमें यह है कि एक बार लागू करके वो बनी रहेगी लंबे टाइम तक,
जब तक कि बनाए रखा जाना चाहिए। बार बार उसको संसद से रिकमेंडेशन कराने की जरूरत नहीं है। इस पर संसद का क्या कंट्रोल रहता है दोस्तों? इसमें यह है कि जैसे ही राष्ट्रपति अनाउंस करता है 2 महीने के भीतर साधारण बहुमत से दोनों सदनों द्वारा पारित होना चाहिए। ध्यान रखना, उसमें क्या था 1 महीना, इसमें क्या है 2 महीना। उसमें क्या था राष्ट्रीय आपातकाल में विशेष बहुमत, इसमें क्या है साधारण बहुमत। तो जब भी आप कभी भी कोई टॉपिक को पढ़ो थोड़ा कंपेयर किया करो ताकि कंफ्यूज ना हो एग्जाम में जाके। अगर आप कंपेयर नहीं करोगे, समझोगे नहीं, तो कभी वो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि जनरल मेजोरिटी थी 2 महीने था या 1 महीना था। और ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि ये चीज ऐसी है, इससे ज्यादा क्या है कि राज्यों की स्थिति ज्यादा इफेक्ट नहीं होगी। मतलब इससे क्या है कि लोगों के फंडामेंटल राइट है वो इफेक्ट नहीं रहेंगे, डेमोक्रेसी बनी रहेगी। इसलिए इसको ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं बनाया गया, ठीक है ना। इसलिए इसको साधारण बहुमत के माध्यम से ही लगाया गया और 2 महीने का टाइम दिया गया है, 2 महीने तक इसको पार करवाना सकते। लेकिन मान लो कि यदि इस 2 महीने के अंतर्गत अगर लोकसभा नहीं है, लोकसभा भंग हो चुकी है, उसका चुनाव हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ? तो ऐसी स्थिति में है कि इसको राज्यसभा पहले अनुमोदित कर देगी, ठीक है। और जैसे ही नई लोकसभा आएगी उस नई लोकसभा में विद इन 1 मंथ, ध्यान रखना विद इन 1 मंथ इसको पारित करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज है। इसके अलावा इसका प्रभाव की अगर मैं बात करूं दोस्तों कि अगर हमारे देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा हो जाए तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? तो सबसे पहले इफेक्ट ये दोस्तों, मौलिक अधिकारों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि फंडामेंटल राइटों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक चीज तो ध्यान रखना, ये राज्य विधानसभा पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, विधानसभाएं बनी रहेंगी, सीएम सब बने रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो भी इसमें जो अधिकारी है उनके वेतन भत्ते में कटौती होगी। और दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन भत्ता काट दिया जाएगा तो उसके बाद तो सबका अपने आप कटना है। इसलिए इस शब्द को लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का भी वेतन भत्ता को कम किया जा सकता है। जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन भत्ता यदि कम हो गया तो मान लो उसके उसके बाद तो सभी का कम हो जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बहुत, अगर उसकी सीनियरिटी देखी जाए तो बहुत हाई लेवल पे आता है। तो ऑब्वियसली सीनियर का अगर वेतन काटा जाता है तो अपने आप जूनियर का वेतन कट जाए। तो इसमें किसी भी अधिकारी कर्मचारी उनका वेतन है उसको कटौती की जा सकती है। और आपने देख सकता है, हालांकि लागू तो नहीं हुई थी, लेकिन कोविड-19 के दौरान सरकार के द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों का जो इंक्रीमेंट होता है, डीए इंक्रीमेंट, वो डीए इंक्रीमेंट को फ्रीज कर दिया गया था। उसको 1 जनवरी से 21 लगभग 18 महीने के जो डीए था उसको फ्रीज कर दिया गया, डीए इंक्रीज नहीं किया गया। तो कर सकती है सरकार, ठीक है। वित्तीय बंटवारा नहीं होगा, जो करों का विभाजन होता है उसको भी रोक सकती है केंद्र और राज्यों के बीच में। और राज्य, और ध्यान रखना कई बार राज्यों के बजट है उसको राष्ट्रपति अपने पास बुला सकता है। इसका कारण क्या है, क्यों बुला सकता है? देखो दोस्तों, वित्तीय स्थिति खराब है, आपकी साख सृजन क्षमता खराब है, अब आपको आर्थिक सुधार के लिए डिसीजन लेने होंगे एक रूपता के आधार पर। लेकिन मान लें कोई एक्स राज्य, अब एक्स राज्य में विपक्ष की सरकार है जो केंद्र सरकार के विपक्ष में है। अब ये तो केंद्र सरकार की जो विपक्ष की सरकार होगी, मान लें केंद्र में है बीजेपी की या है कांग्रेस की, तो एक्स राज्य की सरकार हमेशा चाहेगी कि बीजेपी बदनाम हो। ऐसी स्थिति में ये कभी नहीं चाहेगा कि आर्थिक स्थिति सुधरे। अगर इस राज्य पे हम कंट्रोल नहीं रखेंगे तो ये राज्य क्या है कि अपने बजट में ऐसे ऐसे प्रोविजन कर देगा, लोकप्रिय घोषणाएं कर देगा, किसी को लैपटॉप बांटेगा, किसी को मिठाई बांटेगा, किसी को परिवार को एलईडी देगा, किसी को टीवी देगा, इस प्रकार घोषणा करेगा। और इस प्रकार की नीतियों से इकोनॉमी और डाउन जाएगी। इसको कंट्रोल करने के लिए बोला भाई तुम्हारा बजट राष्ट्रपति के पास आ सकता है। तो हर चीज के कारण को समझो कि कोई चीज बुला रहे राष्ट्रपति के पास तो क्यों बुला, अर्थात राज्य अपनी मनमानी ना कर सके। क्योंकि दोस्तों इमरजेंसी की सिचुएशन में डिसीजन सेंट्रलाइज होना चाहिए ताकि अच्छे से लिया जा सके, तभी आपातकालीन परिस्थितियों से निपटा जा सकता है। तो ये था हमारा वित्तीय आपातकाल। 2 आपातकाल अभी हमने पढ़े, दोनों आपातकालों में हमने समझा है उनका प्रभाव क्या है, उनकी स्थिति क्या है और अनुच्छेद कौन से। सबसे महत्वपूर्ण है संवैधानिक तंत्र की विफलता, और इसी को बोलते हैं हम राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन और किसी राज्य में आपातकाल, या बोल सकते हैं किसी राज्य में आपातकाल। और यही सबसे विवादास्पद भूमिका रही है संघीय शासन व्यवस्था। ये चीज हमको समझना थोड़ा सा, और इसीलिए इसको हमने संघात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत जोड़ा है। ये प्रोविजन दोस्तों कहां पर है? ये आर्टिकल 356 के अंतर्गत। अब इसका बैकग्राउंड क्या बनता है, क्योंकि आर्टिकल 355 अनुच्छेद 355 इसका बैकग्राउंड बना देता है। और बैकग्राउंड ये है कि संघ सरकार यानी कि केंद्र
संघ सरकार की अकाउंटेबिलिटी है, उत्तरदायित्व है, जो 3 आधार पर काम। वो राज्यों की सुरक्षा, हर राज्य की सुरक्षा, चाहे यूपी एमपी किसी की है, इस राज्य की सुरक्षा की अंतिम जिम्मेदारी किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। आंतरिक अशांति को बनाए रखने की जिम्मेदारी भी किसके पास है? उस अशांति को सही करने की जिम्मेदारी भी संघ के पास है। और बाह्य आक्रमण से निपटाने के लिए भी, इनको सुरक्षा देने के लिए भी किसकी जिम्मेदारी है? संघ सरकार की जिम्मेदारी। तो जब संघ सरकार की पूरी जिम्मेदारी है राज्यों की स्थिति बनाए रखने के लिए, तो ऐसी स्थिति में अगर कोई राज्य, अब आर्टिकल 356 पे आओ, ऐसी स्थिति में अगर कोई राज्य सरकारों का संचालन यदि संवैधानिक तंत्र के अनुसार नहीं हो रहा, अगर वो संविधान का अनुसरण नहीं कर रहे, क्योंकि राज्यों का संविधान तो अलग होता नहीं है, उनका एक ही संविधान है जो हमारा भारत का संविधान है, और यदि उस संविधान के उल्लंघन कर रहा है कोई राज्य, तो ऐसी रिपोर्ट 2 आधार पर राष्ट्रपति को आ जाए, या तो गवर्नर खुद दे दे या राष्ट्रपति को खुद को पता लग जाए। या तो गवर्नर खुद अपनी रिपोर्ट दे दे कि भाई ये राज्य है, ये संवैधानिक तंत्र का प्रयोग नहीं कर रहा, उनका मिसयूज कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और राष्ट्रपति शासन लगाने का मतलब है कि उस राज्य का सारा कंट्रोल न्यायपालिका को छोड़ करके सभी चीजों का कंट्रोल किसके पास आ जाएगा? राष्ट्रपति के पास आ जाएगा। दोबारा समझो कंडीशन। कंडीशन ये है दोस्तों, पहले तो संघ सरकार की जिम्मेदारी है कि वह राज्यों में सुरक्षा, संवैधानिकता को बनाए रखे। और यदि कोई राज्य, और जो आर्टिकल 356 में जाते हैं, इसमें 2 कंडीशन है। यदि कोई संवैधानिक तंत्रों को विफलता है, कोई राज्य संवैधानिक चीजों का प्रोविजन नहीं कर, पालन नहीं कर रहा, तो राष्ट्रपति को 2 आधार पर पता लग जाए, या तो राष्ट्रपति को स्वयं को पता लग जाए या गवर्नर ऐसी रिपोर्ट दे दे, तो राष्ट्रपति वहां पर क्या कर सकता है? उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। क्या हो सकता है? राष्ट्रपति शासन। और दोस्तों, राष्ट्रपति शासन लगाने में संपूर्ण शक्ति किसके पास आएगी? राष्ट्रपति के पास आ जाएगी। सिर्फ किसको छोड़कर? न्यायपालिका को। अब कई बार हमारे क्वेश्चन आता है कि न्यायपालिका क्यों छोड़ते? क्योंकि न्यायपालिका तो पहले से क्या है? केंद्रीय है, वो तो हाई कोर्ट और पहले से ही सुप्रीम कोर्ट के अधीन रहते हैं, ठीक है ना। अब राष्ट्रपति के पास आ जाती है, तो राष्ट्रपति 2 तरीके से कर सकता है, या तो स्वयं कर सकता है वहां डायरेक्ट शासन, या राष्ट्रपति अपने किसी प्रतिनिधि को लगा देता है। तो राष्ट्रपति कई बार गवर्नर को लगा देता है, ध्यान रखना, ज्यादातर टाइम में गवर्नर को लगाता है। कई बार राष्ट्रपति किसको लगाता है? ज्यादातर टाइम में किसको लगाता है? गवर्नर को लगाता है। किसको लगाता है? गवर्नर। गवर्नर के माध्यम से राष्ट्रपति वहां शासन करवाता है। कई बार राष्ट्रपति किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को भी शक्ति सौंप देता है, ध्यान रखना। ये राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से। ये है बेसिक सी इसकी प्रोसेस। लेकिन इस पर आप देखते हैं कि 356 में संसद का क्या कंट्रोल है। तो दोस्तों, जब भी राष्ट्रपति वहां किसी राज्य में राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा करता है, तो दोनों उसके बाद दोनों सदनों में 2 महीने के अंतर्गत सामान्य बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। दोनों सदनों में 2 महीने में सामान्य बहुमत से, जनरल मेजोरिटी राष्ट्रीय आपातकाल में थी, स्पेशल मेजोरिटी फाइनेंशियल, और 356 के अंतर्गत जो आपातकाल है इसमें जनरल मेजोरिटी, ठीक है। और यदि लोकसभा भंग हो चुकी है तो राज्यसभा भी ये कर देती है, लेकिन जैसे ही नई लोकसभा आएगी तो नई लोकसभा को 1 महीने में इसको पारित करवाना पड़ेगा। इसकी यदि हम देखें कितने दिन तक ये फैला रहेगा, तो अधिकतम ये 3 साल तक इसको हम लगा सकते हैं। नॉर्मली है कि इसको 1 साल तक ही लगाया जाना चाहिए, लेकिन अगर 2 कंडीशन फॉलो हो तभी इसको 3 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। कंडीशन पहली कि देश में पहले से ही किसी देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली फिर तो यहाँ भी आपातकाल बना रहेगा। और सेकंड, अगर इलेक्शन कमीशन बोल दे कि वहाँ चुनाव करवाना संभव नहीं है, तो अभी इसको 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। अब ये कंडीशन मैं थोड़ा सा बताता हूँ एग्जाम्पल के लिए कैसे बनती है कंडीशन। दोस्तों, संवैधानिक तंत्र की विफलता का एक कारण तो हो सकता है, एक कारण बता रहा हूँ कि मान लें कोई चुनाव हुए किसी राज्य में, जैसे मान लें मैं एग्जाम मान राजस्थान में मान लें चुनाव हुए, राजस्थान चुनाव हुए और राजस्थान में चुनाव के दौरान किसी भी सरकार को बहुमत नहीं मिला, और ऐसी स्थिति में अगर कोई सरकार को बहुमत नहीं मिलेगा तो ऐसी स्थिति में कोई सरकार सत्ता में नहीं रह पाएगी। अब इसी दौरान अब राजस्थान में जब तक सरकार नहीं बनेगी तब तक तो अपने आप उसमें राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां कोई सरकार है ही नहीं। जब सरकार नहीं है तो राष्ट्रीय आपातकाल हो जाएगा, तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। तो राष्ट्रपति शासन जैसे लागू हो जाएगा तो राष्ट्रपति शासन लगा रहेगा। लेकिन अगर मान लें कि जब तक इलेक्शन कमीशन से फिर पूछा जाता है भाई चुनाव करवाओ,
लेकिन इसी दौरान मान लें वहाँ कोई सांप्रदायिक दंगा हो जाता है, इसी दौरान वहाँ कोई आपातकालीन सिचुएशन आ जाती है और चुनाव करवाना संभव नहीं है, या मान लें चुनाव करवा भी लेते हैं तो पौने बहुमत नहीं मिलता, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो इसको 3 साल तक बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जब तक कोई सरकार को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा, जब तक कोई सरकार जॉइंट सरकार भी बहुमत में नहीं आएगी, तब तक हम उसको सत्ता नहीं सौंप सकते, और जब तक सत्ता नहीं सौंपेंगे तब तक चुनाव नहीं हो पाएंगे सही ढंग से, तो तब तक वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू है। ये सिचुएशन है, ठीक है ना। अगला इसको देखते हैं, अगला चीज है कि सबसे बड़ी बात है कि इस पर संघीय सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो आर्टिकल 356 का ही असली संघीय शासन पे इफेक्ट पड़ता है। प्रभाव क्या पड़ेगा कि एक तो दोस्तों पूरा शासन एकात्मक हो जाएगा, शक्तियों का केंद्रीकरण हो जाएगा, राष्ट्रपति गवर्नर के माध्यम से शासन चलाएगा और विधानसभाओं को भंग कर देगा। ये मूल संविधान की विशेषता थी। हुआ क्या था, अब इसका सबसे बड़ी बात है, इसको थोड़ा सा समझो, यहीं से बैकग्राउंड बढ़ेगा। 1947-51 से लेकर के, पहले चुनाव 52 हुआ था, 1952 से लेकर के, और आपने देखा होगा 1977 तक केंद्र सरकार में कौन रही थी, केंद्र में कौन रहा है, कांग्रेस की सरकार, ठीक है। और लगभग लगभग 1960 तक सारे राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन 1960-19 के चुनाव में केरल में पहली बार कांग्रेस के विपक्ष की सरकार आ गई, या साम्यवादी सरकार बन गई राज्य में। ध्यान रखना, जब तक दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर एक ही सरकार है तो वो तो कोई ज़्यादा मिसयूज करेगी नहीं पावर का, वो तो बना रखेगी भाई। जैसे बीजेपी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो स्टेट में बीजेपी बनी है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब विपक्ष की सरकार आती है, तो केरल में जब पहली बार विपक्ष की सरकार आई, तो नेहरू उस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उस टाइम पहली बार बोला जाता है कि 356 का मिसयूज किया गया उस साम्यवादी सरकार को गिराने के लिए। अब दोस्तों कोई सरकार है, अब सरकार पे आप 50 तरह का आरोप लगा ही सकते हो, तो आरोप लगाना है, गवर्नर आपका आदमी और रिपोर्ट भी बना के भेज देगा, ठीक है ना। तो गवर्नर ने क्या कि आपका आदमी, गवर्नर आपने अपॉइंटमेंट किया है, गवर्नर ने क्या किया कि लिख दिया कि ये संवैधानिक प्रोविजन का उल्लंघन कर रहा है, संवैधानिक प्रोविजन का उल्लंघन कर रहा है, आपने इस राष्ट्रपति पे से राज्य में आपातकाल घोषणा करवा दी, और राज्य में जो सीएम है वो तो चला जाएगा, उसके बाद सारी पावर आपके पास आ जाती है। तो पीएम कई बार केंद्रीय सरकार द्वारा, जो संघ सरकार है, वो इसका मिसयूज करती है, और मिसयूज ये करती है क्योंकि संघ में तो उसको बहुमत प्राप्त है, लोकसभा में इजिली वो पारित करवा लेगा, राष्ट्रपति भी केंद्र का होता है वो भी पारित करवा लेगा, गवर्नर है वो भी केंद्र का ही होता है, वो रिपोर्ट बना के भेज देगा, हाँ यह संवैधानिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उनका उल्लंघन हो रहा है, तो राष्ट्रपति आपातकाल घोषणा कर देगा, संघ में उसको पारित करवा दिया जाएगा, और उस राज्य में जो सीएम पहले बहुत बड़ी बड़ी फेंकता था, सीएम जो केंद्र सरकार की सुनता नहीं था, वो सीएम को हटा करके सारा कंट्रोल अपने पास ले लेगा। इस तरीके से इतनी बार 356 का मिसयूज हुआ। अब दोस्तों अगर ये बताओ कि कोई राज्य है, हमारा संघात्मक ढांचा है, और संघात्मक ढांचे में राज्य को स्वायत्ता है, सीएम को बराबरी का अधिकार है, लेकिन अगर केंद्र सरकार द्वारा अपनी शक्तियों का मिसयूज करके, 356 का मिसयूज करके अगर यह राष्ट्रपति आपातकाल लगा जाएगा, अगर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा, तो क्या होगा, ये संघात्मक से एकात्मक बदल जाएगा, और यही संघीय ढांचे के विरुद्ध हो जाता है, यही संघीय ढांचे को सबसे बड़ी चुनौती प्रस्तुत करता है। इसलिए 356 का जो दुरुपयोग किया गया है, इसने संघात्मक शासन प्रणाली की मतलब मत पूछे हालत खराब कर दी। तो इसलिए इसको देखते हैं। अब दोस्तों एक चीज और समझो इसमें, जैसे 1952 से लेकर 1977 तक शक्तिशाली कांग्रेस थी पूर्ण बहुमत के साथ, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, इसमें कांग्रेस का पूर्ण बहुमत था, तो ऐसी स्थिति में किसी भी प्रोविजन को लागू करवाना कांग्रेस के लिए कोई बड़ी बात थी नहीं। और हुआ क्या था कि इसी दौरान विपक्ष, राज्यों में विपक्ष की सरकार आने लग गई, तो बहुत बार जब राज्यों में विपक्ष की सरकार हो और केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार हो, बहुत ज्यादा इसका मिसयूज होने लगा। जब केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार होगी तो मिसयूज करेगी इसका, और राज्यों में विपक्ष की सरकार होगी। देखो 1967 तक तो ज्यादातर राज्य उनमें क्या थी, कांग्रेस की ही सरकार थी, तो ज्यादा मिसयूज नहीं हुआ। लेकिन 1967 के बाद कई राज्यों में कांग्रेस की सरकारें नहीं आई, बीजेपी मतलब अदर पार्टीज की सरकार आई, क्षेत्रीय दलों की सरकार आई, तो क्षेत्रीय दलों की सरकार को गिराने के लिए 356 का बहुत बार मिसयूज हुआ। इसके बाद दोस्तों 1980 के बाद अगर देखें तो 1989 तक भी इसका खूब मिसयूज हुआ, क्योंकि उस दौरान भी पूर्ण बहुमत की सरकार थी सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन 1989 के चुनाव में ध्यान रखना, 1989 से लेकर के 2014 तक की सिचुएशन समझो। 1989 से लेकर के 2014 तक, इस दौरान क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में बनी ज्वाइंट सरकार,
या अलायंस सरकार। और इस अलायंस को, इनमें जो पार्टी थी वो थी क्षेत्रीय पार्टी। क्षेत्रीय पार्टी आपको पता है आज भी क्षेत्रीय पार्टी बहुत जुड़ी हुई है सरकार। तो क्षेत्रीय पार्टियों की वजह से पीएम बनने लगे। तो अब ऑब्वियसली ये क्षेत्रीय पार्टियां राज्यों में क्या थी, सत्ता में थी। अब क्षेत्रीय पार्टी यदि राज्यों में सत्ता में है तो उस राज्य की सरकार को पीएम कभी गिरा नहीं पाएगा, मतलब संघ कभी गिरा नहीं पाएगा। इसलिए जब जब अलायंस की सरकार रही, संघीय ढांचा मजबूत रहा। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि अलायंस की सरकार में संघीय ढांचा इसलिए मजबूत रहता है क्योंकि अलायंस की सरकार में हमारी राजनीतिक पार्टियों का भी संघात्मक ढांचा स्टेब्लिश हो जाता है, राजनीतिक पार्टियों का भी विकेंद्रीकरण हो जाता है। राजनीतिक पार्टियां केवल केंद्र केंद्र नहीं बल्कि क्षेत्रीय पार्टियां भी ऊपर उभर के आ जाती है। इसलिए जब भारत, मैंने कल एक क्वेश्चन दिया था आपको कि भारतीय जो संघात्मक ढांचा है वो उसकी दलीय व्यवस्था से प्रभावित होता है, उसका मेन आंसर यही है कि जब जब हमारी दलीय व्यवस्था संयुक्त बनेगी, ज्वाइंट सरकार बनेगी, और जब जब क्षेत्रीय पार्टियों का बहुमत सेंट्रल गवर्नमेंट तक या लोकसभा राज्यसभा में बढ़ेगा, तब तक संघात्मक ढांचा उतना ही मजबूत होता जाएगा, क्योंकि वो राज्यों की चीजों को अपने पास रखती है और राज्यों के हितों को ध्यान रखती है। इसलिए 1989 से लेकर के और 2014 तक 356 का ज्यादा मिसयूज नहीं हो पाया। एक कारण तो उसके पीछे ये है क्योंकि धीरे धीरे अब राज्यों की जो शक्ति है वो बढ़ने लगी, क्योंकि क्षेत्रीय दल है उनका प्रभाव बढ़ने लगा और उन्हीं क्षेत्रीय दलों की सरकार क्या थी, राज्य में। जैसे मान लें अभी, मैंने मान लें पहले शिवसेना की सरकार है, मान लें अब शिवसेना को, जो शिवसेना की सरकार है, टीएमसी की सरकार है, मान लें टीएमसी की मान लेता हूँ, ममता बनर्जी की सरकार थी। इसी टीएमसी को, जो मनमोहन सिंह की सरकार थी, उसमें टीएमसी के बहुत सारे एमपी शामिल थे। अगर ये मान लें मनमोहन सिंह की सरकार अगर केरल में कुछ करती, सॉरी बंगाल में कुछ करती, तो टीएमसी अपना बहुमत वापस ले लेती, तो मनमोहन की सरकार गिर जाती। इस स्थिति में ज्वाइंट सरकार जब भी आती है, अलायंस सरकार आती थी, तो इस स्थिति में संघीय ढांचा बहुत मजबूत हो जाता है, क्योंकि राज्यों की स्थिति मजबूत हो जाती है, क्योंकि क्षेत्रीय दल उनका रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो समझ गए होंगे अभी तक। अब आखिरकार एक चीज आपके मन में ये भी आई होगी कि 2014 के बाद तो केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार आ गई, उसके बावजूद भी इसका ज्यादा मिसयूज क्यों नहीं हो रहा? तो इसके बहुत सारे कारण है, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरफेयर करना चालू कर दिया। तो अब समझते हैं इसमें। देखो, संवैधानिक तंत्र की विफलता के नाम पर विपक्षी दलों की सरकारों को हटाने का बहुत प्रयास हुआ। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, गूगल पे सर्च करेंगे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। बिहार में 10 से 15 बार इमरजेंसी लगाई गई थी, ठीक है ना? तो ये चीज आप देख सकते हैं। ऐसा बोला कि जिस प्रकार संघ में सरकार का प्रधानमंत्री होता है, ठीक उसी प्रकार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक उसी प्रकार राज्यों में कौन होता है, सीएम। तो भाई जब राज्यों में सीएम होता है तो ऐसी स्थिति में वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, तो दोनों समकक्ष है, इक्वल है। लेकिन दिक्कत यह है, और एक बात ये भी ध्यान रखने की, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये भारत के, हमने जो संघीय ढांचा है, इस संघीय ढांचे को केवल इसलिए नहीं अपनाया कि हम शासन अच्छे से चला लेंगे, बल्कि हमने संघीय ढांचे को इसलिए अपनाया क्योंकि हमारे संविधान की मूल विशेषता है, ठीक है ना? कई बार कह देते हैं कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट है, अब नॉर्थ ईस्ट में शासन कैसे चलाएगी, तो राज्यों को पावर दे दी, यानी कि शासन चलाने के लिए। तो भारत में शासन को शासन संचालन के लिए नहीं अपनाया, बल्कि दोस्तों संविधान की मूल विशेषता है और हमारी विविधता को बनाए रखने के लिए और हमारे लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि राज्यों के पास भी उतनी ही शक्ति है। इसलिए संघात्मक ढांचे को हमने अपनाया। अब दिक्कत क्या थी कि न्यायपालिका कैसे आई। दोस्तों न्यायपालिका को तो पहले भी हटाना चाहिए था, जब इसका मिसयूज पहले भी हुआ था। लेकिन न्यायपालिका की एक वैसी प्रैक्टिकल स्थिति बताऊं, जब सरकार कमजोर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो न्यायपालिका धीरे धीरे अपनी एक्टिविटी ज्यादा बढ़ा देती है, और जैसे ही सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में पूर्ण बहुमत की आती है, न्यायपालिका कहीं ना कहीं अधीन हो जाती है। और यहाँ आप देख सकते हो, इंदिरा गांधी जब हमारे प्राइम मिनिस्टर थी तो न्यायपालिका ज्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन 1989 से लेकर 2014 के बाद न्यायपालिका इतनी एक्टिव हो गई, एक के बाद एक डिसीजन देती हुई चली, ठीक है ना? और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं, 1978 में मेनका गांधी केस आया था, और मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर ज्यादा बढ़ा दी, ठीक है ना? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक जस्ट बेसिक सी चीज है कि न्यायपालिका का भी अपनी एक्टिविटी थोड़ी सी सरकार देख के बढ़ाती है। तो हुआ क्या था कि अब 1989 के बाद सरकार होने लगी केंद्र में कमजोर, तो ऑब्वियसली न्यायपालिका की एक्टिविटी ज्यादा बढ़ने लग जाएगी। तो संघीय ढांचा अगर बात करें तो उच्चतम न्यायालय संबंधी विवादों का हल करता है, क्योंकि संघीय ढांचे में अगर किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका डिसीजन कौन देगा, सुप्रीम कोर्ट। इसीलिए तो हमने स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका व्यवस्था की है। लेकिन एक चीज अटक रही थी हमें, जब देखो न्यायपालिका को पता था 356 का बहुत मिसयूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि गवर्नर कोई भी रिपोर्ट बना के भेज रहा है और 356 को लागू करवा रहा है। तो मेन गलती किसकी थी, गवर्नर की।
लेकिन हमारे संविधान ने एक प्रोविजन किया है आर्टिकल 361 के अंतर्गत कि गवर्नर को उसकी विवेकाधिकार शक्ति दी गई है। ध्यान रखना, राष्ट्रपति को कोई भी विवेकाधिकार शक्ति नहीं है। राष्ट्रपति हर काम मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करेगा, लेकिन गवर्नर मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए हमेशा बाध्यकारी नहीं। तो इसलिए जब आपको पता, देखो नॉर्मली गवर्नर मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करता है। अब किसी राज्य का गवर्नर है, उस राज्य की विधान मंत्रिपरिषद उससे काम करना चाहिए, लेकिन जब इमरजेंसी लागू करवानी होती है तब कोई जरूरी नहीं कि उसका पालन करें। इसलिए गवर्नर अपनी इच्छा से रिपोर्ट बना के देता था और डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट के पास आती थी और उस राज्य में राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा की जाती थी। इससे बहुत ज्यादा इसका मिसयूज होने लगा। सुप्रीम कोर्ट इसको लगातार देखता रहा लेकिन बोल नहीं पाया। सुप्रीम कोर्ट एक ही बहाना बनाता रहा कि आर्टिकल 360 के अंतर्गत गवर्नर की विवेकाधिकार शक्ति उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही संघ में एक दल के प्रभाव के कारण उच्चतम ने संघीय दुरुपयोग को हस्तक्षेप नहीं, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट पावर थी तब तक सुप्रीम कोर्ट ने ज्यादा हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन 1989 में जैसे ही सरकार कमजोर पड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट में, सुप्रीम कोर्ट ने अपना हस्तक्षेप चालू कर दिया और 1994 में एसआर बोम्बई बाद में उच्चतम न्यायालय ने संघीय ढांचे के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण डिसीजन दिया। और एसआर बोम्बई बाद में, एसआर बोम्बई आपको पता है कर्नाटक के सीएम थे। क्या हुआ था, बेचारा चुनाव जीत के सीएम बना था, बहुत मेहनत करी होगी चुनावों में और सीएम बना। लेकिन उसको क्या है कि सीएम बना और उसी टाइम जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार थी उसने वहां पर थोड़ा बहुत इधर उधर के आरोप लगा करके उसको आपातकाल घोषित करवा दिया, वहां पर राष्ट्रपति शासन, और बेचारे को सीएम की सत्ता छोड़नी पड़ी। और फिर उसने सुप्रीम कोर्ट में जाके रिट लगा दी और वहीं जाकर के वो केस बना और उसी केस को बोला गया एसआर बोम्बई बाद। एसआर बोम्बई बाद की अगर बात करूं, एसआर बोम्बई बाद में सुप्रीम कोर्ट ने, देखो रिट तो पहले भी लगी लेकिन सुप्रीम कोर्ट की हिम्मत नहीं हो पाई इतनी कि वो इनमें हस्तक्षेप करे, क्योंकि केंद्र सरकार बहुत शक्तिशाली थी। हालांकि उनका अपना कुछ हो सकता है लेकिन सुप्रीम कोर्ट को पावर संविधान ने अलग दी गई है। और ये आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने अकॉर्डिंग चीजों को इंटरप्रिटेशन करता है। पहले इसी विवेकाधिकार शक्ति को इंटरप्रिटेट कर रहा था कि हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते क्योंकि गवर्नर के, बाद में बोला इस एसआर बोम्बई बाद में हस्तक्षेप कर सकते हैं क्योंकि संविधान का उल्लंघन हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट हर चीज को अपने अकॉर्डिंग इंटरप्रिटेशन कर रहा है। एसआर बोम्बई बाद में उच्चतम न्यायालय ने अपने संघीय ढांचे का दुरुपयोग को रोकने हेतु सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि संघीय ढांचा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है भाई, आप इसको पे काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। और इसके पीछे आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट क्यों ये डिसीजन दिया, इसके पीछे कई कारण थे। पहली बार मैंने बता दिया कि गठबंधन की सरकार थी तो ऑब्वियसली क्षेत्रीय दलों की भूमिका ज्यादा बढ़ी, तो क्षेत्रीय दल जैसे शक्तिशाली हुए सुप्रीम कोर्ट उनकी भी सुनने लग गया। सरकारी आयोग भी आ चुका था तो सरकारी आयोग ने बोला कि भाई संघीय ढांचे को मजबूत किया जाए और क्षेत्रीय दल है उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट में धीरे धीरे भूमिका बन गई। दोस्तों पहली बार ऐसा हुआ, हर बार सामान्य क्या होता है कि सीएम को पीएम बनाता है, जैसे गुजरात में सीएम है उसको नरेंद्र मोदी के द्वारा बनाया गया सामान्य। लेकिन ज्वाइंट सरकार के टाइम पर पहली बात ऐसे हुई कि पीएम को सीएम के द्वारा बनाया गया और पीवी नरसिम्हा जो राव थे उसको बहुमत दिया गया था। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के थे, उनकी पार्टी के द्वारा, तेलुगु देशम के द्वारा, और तब जाकर के पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। तो आप मान सकते हैं कि पीएम जब सीएम से बन रहा है तो ऑब्वियसली क्षेत्रीय दलों की शक्ति ज्यादा बढ़नी थी। इन्हीं स्थितियों के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने सोचा बढ़िया मौका है डिसीजन देने का। 1994 सुप्रीम कोर्ट ने 356 को लेकर के बहुत बढ़िया डिसीजन दिया और उसी डिसीजन को बोलते हैं हम एसआर बोम्बई बाद। अब इस डिसीजन को सुनो, क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बात की, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बोम्बई बाद में सबसे पहले बोला कि भाई संवैधानिक तंत्र की विफलता का मतलब क्या है। आप लोग बोलते हैं कि गवर्नर रिपोर्ट बना के भेज देगा कि संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है, राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, लेकिन आखिरकार संवैधानिक तंत्र की विफलता क्या है, कोई डिफाइन नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मैं बता रहा हूं ये है संवैधानिक तंत्र की। पहली विफलता है कि यदि कोई विधानसभा 6 माह तक कोई बैठक, अगर कोई राज्य की विधानसभा है 6 माह तक कोई बैठक नहीं बुला रही है, क्योंकि आपको पता है कि 2 बैठकों के बीच में, 2 सेशनों के बीच में 6 माह से अधिक का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ये संविधान में लिखी हुई है। तो जब कोई 6 माह तक कोई विधानसभा बैठक नहीं बुला रही है तो ऑब्वियसली उसने संविधान को उल्लंघन कर दिया, तो ऐसी स्थिति में वहां संवैधानिक उल्लंघन माना जाए। दूसरा, अगर कोई सीएम तो बना हुआ है लेकिन उसको बहुमत नहीं है, दादागिरी से बना हुआ है, तो अभी ऑब्वियसली वो तो संविधान तंत्र की विफलता है। या जब कोई सरकार नहीं बन पाए, ऑब्वियसली मैंने बता देता कि किसी को बहुमत ना मिले, बार बार चुनाव कराए फिर बहुमत ना मिले और कोई अलायंस बनने को तैयार नहीं है, तो भी वहां राष्ट्रीय, तो भी वहां क्या है,
संवैधानिक तंत्र की विफलता है। या अगर कोई सरकार अपना बजट नहीं पारित करवा पाए, बजट नहीं पारित करवाए अर्थात उसको बहुमत नहीं। मैंने बोला ना कि कोई सरकार अगर धर्म विधेयक को पारित नहीं करवा पाएगी तो सरकार गिरी हुई मानी जाएगी। इन 4 कंडीशनों को सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर ये 4 कंडीशन है तब मानेंगे हम संवैधानिक तंत्र की विफलता है। इससे पहले दोस्तों अगर किसी जगह दंगे भी हो गए तो राष्ट्रपति तो गवर्नर क्या रिपोर्ट बना के भेज रहा है या संवैधानिक तंत्र विफल है, लागू किया जाए। इतना ज्यादा मिसयूज हो रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने उस मिसयूज को रोकने के लिए पहला काम तो ये कर दिया कि इन स्थितियों में ही गवर्नर क्या कर सकता है, राष्ट्रपति को इंटीमेट कर सकता है, इससे पहले नहीं। ठीक है, और इनके आधार पर ही 356 लगाया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने एक बात की। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या किया कि संवैधानिक तंत्र और एडमिनिस्ट्रेटिव तंत्र यानी प्रशासनिक तंत्र ये दोनों अलग अलग है भाई, एक मत मानो। संवैधानिक तंत्र तो ये 4 कंडीशन है और प्रशासनिक तंत्र का मतलब है जैसे किसी जगह भ्रष्टाचार लग गया, किसी मंत्री सीएम पर, किसी जगह लॉ एंड ऑर्डर लग गई, किसी जगह कम्युनल वायलेंस हो गई, तो ये किसका फॉल्ट है? ये एडमिनिस्ट्रेशन का फॉल्ट है। इन 3 आधारों पर बहुत बार 356 को लगाया गया था इनके आधार, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई ये संवैधानिक तंत्रों का विफल नहीं है, ये प्रशासनिक तंत्र का विफलता है और इसके आधार पर आप 356 नहीं लगा सकते। जबकि 90% जो 356 लगा था वो इनके आधार पर लगा। एक सीएम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया, उस पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया। कई जगह थोड़े बहुत दंगे हो गए, आपने राष्ट्रपति, यूपी में लगा था ये बहुत बार, यूपी में छोटे छोटे दंगों पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया। तो केंद्र सरकार के द्वारा जिस तरीके से संघीय ढांचे की विफलता को बढ़ाया जा रहा था उसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार का डिसीजन लिया। ठीक है ना। अगला पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने बोला 2 चीज, एक होता है निलंबन और एक होता है भंग। इन 2 शब्दों को समझो। निलंबन का मतलब सस्पेंड और भंग का मतलब डिसॉल्व। 2 चीजें। सबसे पहले अगर बात करें निलंबन को समझे, निलंबन में क्या होता है तब मैं बताऊंगा सर क्या कहना चाह रहा है सुप्रीम कोर्ट। एक होता है निलंबन और एक होता है बैकटर्न यानी कि भंग। तो निलंबन में क्या होता है दोस्तों, निलंबन में क्या है कि विधानसभा तो बनी रहेंगी, एमएलए एमपी एमएलए है वो बने रहेंगे, लेकिन वो कानून नहीं बना पाएगी। बने तो रहेंगे, कानून नहीं बना पाएगी और ना ही कोई कार्रवाई करेगी, बल्कि वेतन भत्ते हैं एमएलए एमपी को मिलते रहेंगे। जो भी एमएलए है वो बने रहेंगे, विधानसभाएं बनी रहेगी, वो भंग नहीं होगी। ठीक है ना, वो है निलंबन। और बैकटर्न का मतलब है कि विधानसभा पूरी तरह भंग हो जाएगी, यानी कि जो भी एमएलए है उनका कार्यकाल समाप्त मान लिया जाएगा, विधानसभा को मरा हुआ मान लिया जाएगा और इसके बाद नए चुनाव की जरूरत पड़ती है। और इसमें ध्यान रखना, जो एक बार व्यक्तन कर दी उसके बाद सदस्यों को बहुमत नहीं मिलेगा, वो दोबारा चुनाव जीत के आना पड़ेगा। तो क्या होता था पहले कि जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा करी राष्ट्रपति के द्वारा तुरंत व्यक्तन कर देते थे केंद्र सरकार के द्वारा। अब ये तो सब कुछ समाप्त हो गया और कई बार देखा गया कि राष्ट्रपति द्वारा अनाउंसमेंट तो कर दिया, लेकिन जो 2 माह का टाइम था लोकसभा और राज्यसभा में वो पारित नहीं हुआ और बिना पारित के ये क्या कर दिया, व्यक्तन कर दिया। और व्यक्तन करने के बाद जब वो संसद द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया वो प्रोविजन कि भाई इस राज्य में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं होगा, तो फिर दोबारा चुनाव करवाने पड़े हमें। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई 2 महीने में क्या जल्दीबाजी हो रही थी, क्यों आप उसको व्यक्तन करते हो, क्योंकि व्यक्तन कर दोगे तो आपको दोबारा चुनाव करवाने की जरूरत पड़ेगी। और हो सकता है कि आपने जल्दीबाजी में, राष्ट्रपति ने अनाउंसमेंट तो कर दिया लेकिन यदि व्यक्तन कर दिया आपने तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि व्यक्तन को अंतिम विकल्प के रूप में रखा जाए। जब तक राष्ट्रपति शासन का प्रस्ताव, जब तक 356 का प्रस्ताव दोनों सदन पारित ना कर दे तब तक उसको केवल सस्पेंड रखो, उसको निलंबन रखो, उसको व्यक्तन रखो। व्यक्तन तभी करो जब दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित हो जाए। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा को बनाए रखने की भी मेहनत करी, मतलब काफी डिसीजन दिए। अगला एक सुप्रीम कोर्ट ने इसी दौरान दिया, हाँ यदि कोई राज्य धर्मनिरपेक्षता को उल्लंघन कर रहा है तो भी वहां संवैधानिक तंत्र के आधार पर 356 लगाया जा सकता है। जैसे मान ले एग्जाम्पल, अगर यूपी है और यूपी का स्टेट गवर्नमेंट यदि किसी इस मुसलमानों को टारगेट करती है और बार बार उन पर अत्याचार करती है तो ऐसी स्थिति में उस राज्य में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वह सेकुलरिज्म के प्रोविजन का उल्लंघन हो रहा है, धर्मनिरपेक्षता के प्रोविजन का उल्लंघन हो रहा है। अगर किसी भी जगह धर्मनिरपेक्षता के प्रोविजन का उल्लंघन हो रहा है तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, सॉरी। और इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बोम्बई बाद में एक और डिसीजन दिया कि सेकुलरिज्म इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है। क्योंकि दोस्तों
जब भी इसमें रिट लगती है तो बहुत सारे केस आते हैं। एसआर मुंबई जी लेके आए, और भी सीएम केस लेके आए, और भी रिटें लगी, 10-20 रिटें आती है, तब सुप्रीम कोर्ट उनको एक केस के रूप में कैलकुलेट करता है और एक बहुत बड़ा डिसीजन देता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब एसआर मुंबई बाद में डिसीजन दिए गए थे, इसके बाद 356 का मिसयूज अपने आप कम हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 356 किस तरीके से अब कम हुआ है, तो एक तो बता सकते हैं कि हमारे राजनीतिक दलों की जो क्षेत्र दल है उनकी भूमिका ज़्यादा बढ़ी है। सेकंड, हमारे पास जो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट है, उसकी एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ी है, उसका एसआर में मुंबई बाद ने कहीं ना कहीं रोक दिया। और थर्ड यह है कि कहीं ना कहीं संसद में ध्यान रखना, तो राज्यसभा है, पहले क्या था, कम से कम राज्यसभा में मुख्य रूप से बहुमत होता था किसका, केंद्र सरकार का। अब ज़्यादातर राज्यसभा में क्षेत्रीय दल होते हैं। अब क्षेत्रीय दल है तो अपनी सरकार गिराने के लिए तो वोटिंग करेंगे ही, इसलिए कभी वो अनुमोदन पारित होता नहीं। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा पिछले 4-5 साल से ज़्यादातर राष्ट्रीय आपातकाल हुआ नहीं घोषित, मतलब ज़्यादातर आपातकाल घोषित हो नहीं रहा। हाँ, स्थिति अगर बन रही है तो आपातकाल घोषित करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये आपने देखा होगा क्या क्या प्रोविजन ने किए गए। अब आपातकाल के प्रोविजन यही लिखा हुआ है, क्वेश्चन अगला ये है, आपातकाल के प्रोविजनों के दुरुपयोग को भविष्य में क्या समान है। देखो 44वें संविधान संशोधन के बाद एक तो आपातकाल के दुरुपयोग चाहे 352 हो चाहे 356 हो, इनका प्रयोग बहुत कम हो, क्योंकि देखो संसद का कंट्रोल बढ़ गया, कैबिनेट की भी लेकर सहमति जरूरत पड़ गई, न्यायपालिका भी अब रिव्यू करने लग गई, और बेसिक स्ट्रक्चर भी आ गया। क्यों? क्योंकि संघात, अब संघात्मक ढांचे को बेकाम में अगर ये मिसयूज करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट मानते हुए उस प्रक्रिया को रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, ये था मेन बात। इसके अलावा एक छोटी सी चीज और देख लेते हैं, न्यू फेडरलिज्म, यानी कि ध्यान रखना, जब भी दोस्तों में दो शब्दों पर ध्यान रखना, अगर संघ का शक्तिशाली होना इसका मतलब केंद्र सरकार, ठीक है ना, और संघात्मक ढांचे का शक्तिशाली होना इसका मतलब राज्यों की स्थिति ज्यादा मजबूत हो रही है। संघात्मक का मतलब अमेरिका की तरह संघात्मक, यानी कि राज्य और केंद्र एकदम इक्वल हो, एकदम स्वायत्त हो और समकक्ष। तो हाल फिलहाल कुछ ऐसी घटनाएं हो रही है जिनकी वजह से कहीं ना कहीं भारत में न्यू फेडरलिज्म यानी कि संघवाद ज्यादा शक्तिशाली हो रहा है। उसके क्या क्या कारण मैं बता देता हूँ। एक तो देखो, राजनीतिक संघवाद को बढ़ावा मिला है, और जो क्वेश्चन आपको कल दिया गया था वो यही पॉइंट आउट है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी है। राजनीतिक संघवाद कैसे वाला है? क्षेत्रीय दलों की भागीदारी बढ़ी, ज्वाइंट सरकार बनी, आज तो नहीं है लेकिन 2014 तक तो रही, और आज की सरकार में हो कहीं ना कहीं चाहे कैसी भी हो, लेकिन आज की सरकार में हो ज्वाइंट सरकार है, एनडीए, एनडीए भी तो अलायंस है। तो ऐसी स्थिति में क्षेत्रीय दलों की जब भागीदारी बढ़ेगी तो ऐसी स्थिति में उस जगह राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगाया जाएगा, राज्यों की स्वायत्तता में ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, और जब राज्यों की स्वायत्तता में ज्यादा ध्यान दिया जाएगा तो संघवाद ज्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, दूसरी बात, अब सीएम्स की भी पावर बढ़ गई है, अब देख सकते हैं, क्योंकि सीएम की पावर इसलिए बढ़ गई क्योंकि जैसे टीएमसी है, ममता बनर्जी इसका सीएम है, लेकिन ममता बनर्जी के एमपी और एमपी लोकसभा और राज्यसभा में बहुत ज्यादा बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में संसद में उसका प्रभाव बना रहेगा, और जब तक संसद में उसका प्रभाव रहेगा तो संघ सरकार उसका ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, तो संघीय ढांचा ज्यादा मजबूत हो जाएगा। क्षेत्रीय दलों का विकास हो रहा है, आजकल ज्यादातर राज्यों में क्षेत्रीय दलों की सरकार है। जैसे आप देख सकते हैं बंगाल में टीएमसी की सरकार है, ठीक है, कर्नाटक में बीजेपी की अलायंस सरकार है, उसमें वो क्षेत्रीय दल है, केरल में वो क्षेत्रीय दल की सरकार है, आंध्र प्रदेश में देख लें और तेलंगाना दोनों में क्षेत्रीय सरकार है। जगन मोहन रेड्डी की सरकार जो आंध्र प्रदेश में है वो भी टीआरएस की सरकार जो भी है, और चंद्रबाबू नायडू की मतलब तेलंगाना में जो चंद्रबाबू सरकार है वो भी जो मतलब क्षेत्रीय दल की सरकार है। उड़ीसा की सरकार क्षेत्रीय दल की सरकार है। नॉर्थ ईस्ट में सारी सरकार ज़्यादातर क्षेत्रीय दल की सरकार है। जो क्षेत्रीय दल की सरकार है अगर स्टेट गवर्नमेंट में रहेंगी तो ऑब्वियसली उनको बहुमत है, और आपको बताया जब एमएलए ज़्यादा रहेंगे तो राज्यसभा के सदस्य भी क्षेत्रीय दलों के ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि वही तो चुन के भेजते हैं उनको। अरे आपकी सरकार आ गई देख लो पंजाब में, तो आपके 6 कैंडिडेट आपके राज्यसभा में जब पहुंच चुके हैं तो आप लगा सकते हैं कि आपके आदमी तो वैसे बहुत बोलता है, वो 6 आदमी राज्यसभा में जाके क्या हालत खराब कर देंगे। तो इसलिए संघ सरकार द्वारा अब अपनी केंद्रीय शक्तियों का ज्यादा मिसयूज नहीं किया जा सकता, इसलिए राज्यों की स्थिति ज्यादा स्वायत्त और समकक्ष हो रही है, और इसलिए भारतीय संघीय ढांचा ज्यादा मजबूत हो चुका है। ये देखो एग्जाम्पल, पीएम को सीएम के द्वारा बनाया जा रहा है, चंद्रबाबू नायडू द्वारा पीवी नरसिम्हा को बनाया गया था उस टाइम। और जब तक कोएलिशन गवर्नमेंट बनी रहेगी पावर शेयरिंग होगी, क्योंकि क्षेत्रीय दलों की भागीदार रहेगी, राज्यों की स्वायत्ता रहेगी, और सीएम और पीएम समकक्ष रहेगी, और इसीलिए संवैधानिक प्रयोगों का दुरुपयोग कम। तो दोस्तों यही था मेन जो चीज़ थी। ये बहुत मजबूत टॉपिक था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था,
और यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहेगी। मैंने जो कल एक क्वेश्चन दिया था वो यहीं से था कि किस तरीके से राजनीतिक दलीय व्यवस्था ने भारतीय संघीय ढांचे को मजबूत किया। एक छोटी सी चीज और बता देता हूं मैं आपको। देखो 1952 से लेकर 1967, ठीक है ना, 1952, 1967, इसके बाद 1989 से 2014। इसमें आप देखो दो आधारों पर हम कल्पना करेंगे, एक होगा संसदीय शासन और एक होगा संघीय शासन। और संघीय शासन मजबूत कब होगा? जब राज्यों को ज्यादा स्वायत्ता होगी। और संसदीय शासन मजबूत कब होगा? जब स्थायी गवर्नमेंट होगी। ठीक है, ऑब्वियसली जब गवर्नमेंट स्थायी रहेगी तभी। 1952 से लेकर के 1956 तक केंद्र की अगर स्थिति देखूं तो कांग्रेस थी पूर्ण बहुमत से, और राज्यों में ज्यादातर कांग्रेस थी, इसलिए संसदीय व्यवस्था ज्यादा मजबूत थी क्योंकि स्थायी सरकार थी। लेकिन दोस्तों संघीय व्यवस्था ज्यादा मजबूत नहीं थी क्योंकि यह कांग्रेस का सीएम की नहीं चलती बल्कि कांग्रेस के पीएम की ज्यादा चलती थी। तो राज्यों की स्वायत्ता ज्यादा थी, मतलब वैसे तो राज्यों का कोई मिसयूज तो नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं राज्य अधीनता में ज्यादा थे क्योंकि पीएम सीएम के, क्योंकि उसी का पार्टी का है। अब जिस उसकी पार्टी का है तो जी हुजूर करने वाली चीज तो होगी होगी। तो ऐसी स्थिति में राज्य जो स्वायत्ता वाली बात हो ज्यादा नहीं हो पाई, राज्य अपनी पावर को यूज नहीं कर पा रहे थे क्योंकि केंद्र की सरकार उन्हीं की थी, राज्य की भी उन्हीं की थी। जैसे केंद्र ने बोला वैसे राज्य मानेगा क्योंकि एक पार्टी की सरकार है। 1967 में, इसलिए हम बोल सकते हैं संघीय ढांचा ज्यादा मजबूत नहीं था। मिसयूज नहीं हुआ कोई संघीय ढांचे का, बेकाम में सरकारें गिराई नहीं गई क्योंकि अपनी पार्टी सरकार क्यों गिराएगा। लेकिन दिक्कत ये थी कि संघ राज्यों ने अपनी स्वायत्ता दी गई थी वो यूज नहीं कर पाई। 1967 से बाद क्या हुआ? केंद्र में शक्तिशाली, केंद्र में हम मानेंगे फिर शक्तिशाली सरकार थी कांग्रेस की, पूर्ण बहुमत था, वो 2 साल के लिए सरकार गई थी उनकी। लेकिन उस दौरान राज्यों में विपक्ष की सरकारें थी, ध्यान है, ज्यादातर राज्यों किसकी थी? विपक्ष। अब देखो संघीय ढांचा, संसदीय व्यवस्था था तो संसदीय जो ढांचा है वो तो बढ़िया था, मतलब स्थायी था क्योंकि स्थायी गवर्नमेंट थी इसलिए संघीय ढांचा बढ़िया। लेकिन जो संसदीय ढांचा तो बढ़िया था क्योंकि जब भी गवर्नमेंट स्थायी है, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार आ गई तो संसदीय व्यवस्था स्थायी बनी रही। लेकिन दोस्तों इस दौरान 356 का, गवर्नर की शक्तियों का, और सरकार इतनी बार गई कि राज्यों की स्वायत्ता है, उसमें क्या हो गया? दिक्कत आई। और इसी दौरान ध्यान रखना कॉन्ट्रडिक्शन पैदा, यहाँ तो कॉन्ट्रडिक्शन पैदा नहीं था क्योंकि एक ही पार्टी की सरकार थी, राज्य कोई बात खड़ी नहीं करती। लेकिन जब विपक्ष की सरकार आएगी तो राज्य क्या करेगा? स्वायत्ता की बात करेगा। तो जब स्वायत्ता की बात करी तो केंद्र और राज्यों के बीच में क्या हुआ? टकरार ज्यादा हुआ, और यही संघात्मक ढांचे में ज्यादातर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने लगे। ठीक है, तो इस दौरान हम कह सकते हैं कि संघीय ढांचा तुलनात्मक रूप से मजबूत होने की ओर बढ़ रहा था, उसको मजबूत होने की ज्यादा ओर बढ़ रहा था क्योंकि राज्यों में जब विपक्ष की सरकार आई तो उन्होंने अपनी स्वायत्ता की ज्यादा मांग की। इस दौरान उन्होंने मांग करना चालू कर दिया। पहले तो मांग नहीं कर रहे थे क्योंकि अपनी सरकार 1989 के बाद 2014 तक कोalition की गवर्नमेंट बनी, और कोalition की गवर्नमेंट में दोस्तों संसदीय ढांचे की तो बात लग गई क्योंकि अस्थायी सरकारें बनी, डेली सरकार बनती थी और गिरती थी। तो संसदीय ढांचा तो सही नहीं रहा, लेकिन मजबूत संघात्मक ढांचा यहां देखने को मिला। यहाँ देखने को मिला, इसलिए मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ। इसलिए इसी दौरान आपने देखा ऐसा मुंबई बाद आया था, इसी दौरान 356 का मिसयूज किया गया था, इसी दौरान सीएम के द्वारा पीएम को बनाया जाने लगा था। तो ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पूरी हिस्ट्री इसलिए बता रहा हूँ। आपका जो क्वेश्चन था कल कि भारतीय संघीय ढांचा, भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था से प्रभावित है। तो दोस्तों 1947 से लेकर 1956 में एक दलीय शासन रहा था बाद में पूरा, उसके बाद केंद्र में एक दलीय लेकिन क्षेत्रीय दल रहा, और उसके बाद अलायंस सरकार रही। तो इन अलग अलग टाइम पर संघीय ढांचे पर क्या इफेक्ट पड़ा, यही उस क्वेश्चन की डिमांड है और यही उस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है ना, यूपीएससी ने ये GS2 में भी पूछा है और ये PSIR ऑप्शन में भी 2 बार क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय फेडरल सिस्टम है वो उसके पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम से ज्यादा इफेक्टिव है। और ध्यान रखना इंडिया का पॉलिटिकल पार्टी ऐसा है, जैसे अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम, नॉर्मली 2 पार्टी ज्यादा इफेक्टिव रहती है, यूएसए में, सॉरी वो यूके में 2 पार्टी रहती है, फ्रांस में मिक्स पार्टी रहती है,
कई पार्टियां रहती हैं, लेकिन भारत में अभी तक कोई पार्टी सिस्टम डेवलप नहीं हुआ। शुरू में भारत में एक पार्टी सिस्टम था कांग्रेस के नेतृत्व में। उसके बाद भारत में अब आजकल तो नया पार्टी सिस्टम आ गया अलायंस वाला, आजकल एनडीए और यूपीए वाली सरकार। तो इस प्रकार भारतीय पार्टी सिस्टम किस तरीके से भारतीय ढांचे को इफेक्ट करता है, ये आपको पता होना चाहिए। यही मेन इस क्वेश्चन की डिमांड है। इसी के साथ दोस्तों हम इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। जो जो क्वेश्चन कल आपको बताए थे उनका आंसर अब आप देखने में पूरी तरह सक्षम होंगे। एक क्वेश्चन आज और देख लेते हैं, चलो। तो 356 आपातकाल से जुड़ा हुआ कोई भी प्रोविजन, आपातकाल से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इससे बाहर नहीं जाएगी, ना आपको दिक्कत आएगी, चाहे आप प्रीवियस के क्वेश्चन उठा के देख लो, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। पर डिपेंड ये करता है कि आप इसको किस तरीके से पढ़ो, आप कितना समझ पाए, वो ज़्यादा डिपेंड है, क्योंकि कई चीज़ें समझने पर डिपेंड करती है, लिखी हुई नहीं। तो अगर मेरे दोस्तों जो भी ये वीडियो देखें उनको डेफिनेटली ये वीडियो इतना हेल्पफुल रहेगा कि वो किसी भी प्रकार के इस पार्ट से क्वेश्चन देने के लिए सक्षम होंगे। कैसा भी क्वेश्चन आओ, चाहे प्री का हो चाहे मेंस का। प्री के क्वेश्चन तो बहुत आएंगे, लेकिन एक मेंस का क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, वे कौन से प्रयास है जिन्होंने आपातकालीन प्रावधानों के दुरुपयोग को सीमित कर दिया। सही उदाहरण समझाइए। अब इसमें आपातकालीन तीनों लेना, दोनों लेना, 352 वाले लेना, 356 वाले लेना, क्योंकि 352 का भी एक बार 1975 में मिसयूज हुआ था, तो उसके बाद में उन्होंने काफ़ी चेंजेस किए थे। तो वो एक क्वेश्चन है, इनको लिख लेना आप, ठीक है। बाकी क्वेश्चन मैंने कल लिखवाई दिए थे इसलिए, ठीक है। और तो हाँ, मैंने बाकी क्वेश्चन आपको कल लिखवा देते प्रीवियस वीडियो में, तो इसलिए इसको यहीं समाप्त करते हैं। बाकी आपको प्री के क्वेश्चन बहुत आते हैं इसमें, वो चीज़ देख लेना, ठीक है। ये एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। आपातकालीन व्यवस्था संघात्मक ढांचे को एकात्मक ढांचे में बदल देती है। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक है ना, ये दो क्वेश्चन लिखना है। अगला हम राज्य और संघों की वित्तीय स्थिति को देखेंगे, और बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हम समझेंगे, बहुत सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपकी आ जाएगी, और बहुत सारे मुद्दे हैं आपके आ जाएंगे। तो इसमें 3 वीडियो लगेंगे कम से कम फेडरल सिस्टम को समाप्त करने में। लेकिन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आप उठा के देख लेना, जाके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखना, उनसे घूम भर के क्वेश्चन इसी तरीके आएंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।